यक्षिणी। इस कहानी के लेखक विजेंद्र कुमार कर्ण हैं। अब तक हमने देखा कि पा लिया है मैंने, यही चाहिए था ना मुझे। लेकिन फिर भी यह अशांति कैसी है मेरे मन में? क्यों ऐसे लगता है कि जेबें भरी हैं लेकिन अभी भी मैं बिल्कुल खाली हूँ। कुछ वैसा ही जैसे कुछ महीने पहले मैं था। क्यों कर रहा था ऐसे सूर्यकांत? ऐसे क्यों कर रहा था? और उसे सब पाने के बाद भी अशांति की। कुछ दिनों पहले की बात है। शहर की सबसे पुरानी लाइब्रेरी में रखी एक किताब पर सूर्यकांत की नजर गई। उस किताब के फ्रंट पेज पर बनी तस्वीर ने जैसे उसके जादू कर दिया हो सूर्यकांत पे। वो बिल्कुल सम्मोहित होकर वो किताब पढ़ने लगा। 10 बजे दिन से पढ़ना शुरू हुआ। सिलसिला रात के 9 बजे तक चलता रहा। सूर्यकांत उस किताब में लिखी एक एक लाइन को जैसे जैसे पढ़ता जा रहा था, उस किताब के प्रति उसका आकर्षण बढ़ता ही जा रहा था। रात के 9 बज गए थे, इसलिए 2-3 और लोग ही उस समय लाइब्रेरी में थे। लाइब्रेरियन बार बार टिक टिक करती बड़ी सी पुरानी घड़ी को देख रहा था। उसका बस चलता तो खुद घड़ी के कांटों को अपने हाथों से बढ़ाकर 9:30 बजा देता, क्योंकि 9:30 बजे लाइब्रेरी के बंद होने का समय होता है। लाइब्रेरियन का घर यहाँ से बहुत दूर था और वो चाहता था कि जल्दी से जल्दी घर पहुँचे, क्योंकि आज उसकी शादी की सालगिरह थी। सूर्यकांत किताब में खोया हुआ था। तभी उसकी मोबाइल की फ़ोन की घंटी बजी। उसने अपना फ़ोन की ओर देखा तो उसमें लिखा रहा था नागपाल कोहली। वो फ़ोन की ओर देख रहा था और सोच रहा था कि फ़ोन उठाए या ना उठाए। इतनी देर में लाइब्रेरी में जो भी लोग बैठे थे सभी उसकी ओर घूरने लगे। लाइब्रेरियन का मूड तो पहले से ही खराब था और उस समय भी सूर्यकांत की ओर गुस्से से देखा और इशारे इशारे में उसने लाइब्रेरी के उस बोर्ड की तरफ देखने को कहा, जिसमें लिखा था कि लाइब्रेरी में फ़ोन मोबाइल को स्विच ऑफ रखें या साइलेंट मोड में। सूर्यकांत ने आंखों में ही सॉरी कहा और फ़ोन लेकर लाइब्रेरी के बाहर चला गया। फ़ोन रिसीव करते ही नागपाल ने सूर्यकांत को हड़काते हुए कहा, कॉल उठाने में इतनी देर क्यों कर दी? वो मैं लाइब्रेरी में था भाई। भाई का तेल लेने। ये बता पैसे कब दे रहा है तू? थोड़ी मोहलत और दे दो भाई, जल्दी पूरे पैसे चुका दूंगा मैं। मोहलत सुनकर मेरे कान पक गए। पैसे ब्याज पर लेकर अय्याशियां कर ली और पिछले 3 महीने से मोहलत कर रहा है। तू कान खोलकर सुन ले, नागपाल नाम है मेरा। पैसा देने जानता हूँ तो हलक में हाथ डालकर पैसा निकालना भी मुझे आता है। थोड़ा सा समय और दे दो भाई, आपको ऐसे करने की नौबत नहीं आएगी। सूर्यकांत फ़ोन पर गिड़गिड़ाने लगा। नागपाल ने 1 महीने का और समय तो दे दिया, लेकिन साथ ही ये धमकी भी दी कि 1 महीने के बाद अगर उसने उसके पैसे वापस नहीं लौटाए तो वो उसके ऊपर तेजाब डाल देगा। नागपाल की ये क्रूरता के बारे में सूर्यकांत को बिल्कुल पता नहीं था। पिछले 3 महीने से वो अजीब सी मेंटल ट्रॉमा की ही स्थिति से गुजर रहा था। एक पल तो उसका मन करता कि वो कहीं भाग जाए, लेकिन नताशा को छोड़कर वो कैसे भाग सकता था? नताशा सूर्यकांत की गर्लफ्रेंड थी और उसे वो अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता था। ये बात नागपाल को पता थी, इसलिए उसके आदमी नताशा पर हमेशा नज़र बनाए रखते थे। सूर्यकांत शहर के सबसे बड़े होटल में वेटर का काम करता था। हर दिन
सैकड़ों अमीर लोग उस होटल में आते और अपना समय बिताते। वो उन अमीर लोगों को देखकर लाइफस्टाइल से बहुत प्रभावित था। उनके लंबे लंबे और बड़ी बड़ी गाड़ियों को ख्वाब में उसके आंखों में बस गए थे। वो भी उनकी तरह अमीर बनना चाहता था। 6 महीने पहले अमीर बनने की उसकी ये चाहत उसने शहर के सबसे बड़े जुए के अड्डे तक ले आई। उस दिन सूर्यकांत का शायद भाग्य भी बहुत प्रबल था। तभी तो जुए के अड्डे पर ताज की सारी पत्तियां उसके फेवर में आ रही थी। जेब में लाए पैसे से 4 गुना कमाई करके वो अपने घर लौटने लगा। उन पैसों से पहली बार उसने नताशा को एक महंगा गिफ्ट खरीद कर दिया। ओह माय गॉड, इतना महंगा नेकलेस। तुमसे महंगा नहीं है जान। तुम्हारे इसी अदा पर तो जान देने का मन करता है। आई लव यू सूर्यकांत। आई लव यू टू नताशा, आई लव यू। कमाई का ये शॉर्टकट उसे बहुत पसंद आया। हर हफ्ते वो उस जुए के अड्डे पर जाता। उन दिनों उसकी किस्मत उसके साथ थी, इसलिए उसने 1 रुपये भी नहीं गंवाए और लगातार इन्हीं जीते हुए पैसों के उसका मनोबल बढ़ा दिया था। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। हालांकि उसने नताशा को कभी ये नहीं बताया कि उसने नौकरी क्यों छोड़ी। उसने सिर्फ ये बोला कि वो कोई बिजनेस कर रहा है। उसे एक तरफ से घमंड हो गया था कि ताज के पत्ते तो उसके गुलाम हैं, वो हर बाजी जीतेगा, लेकिन हर बार जुए में जीतना संभव तो नहीं था। एक बार हार का जो सिलसिला शुरू हुआ तो वो अपनी सारी जमा पूंजियां हार गया। जब उसने उधार लेकर जुआ खेलना शुरू कर दिया, पहले तो थोड़े पैसे उधार लिए, धीरे धीरे ये रकम 5 लाख तक पहुंच गए और उसी रकम की उगाही के लिए नागपाल उसे बार बार धमकी दे रहा था। नागपाल से बात कर सूर्यकांत लाइब्रेरी के अंदर गया। उसके माथे पर अभी भी पसीना चमक रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों एक संतोष भी उसके चेहरे पर दिख रही थी। अभी कुछ देर पहले तक वो जिस किताब में डूबा हुआ था, उसे लग रहा था कि वो किताब उसके सारी परेशानियों को हल कर देगी। उसने वो किताब ही इशू करवा ली। पूरी रात उसने उस किताब का अध्ययन किया और उसने तय किया कि वो उस किताब में लिखी साधना करेगा। वो यक्षिणी साधना करेगा और अपनी सारी मुसीबतों से ना सिर्फ पीछा छुड़ाएगा बल्कि शहर का सबसे बड़ा अमीर आदमी भी बनेगा। सूर्यकांत के सारे कर्ज उतर गए थे। एक एक पैसे के लिए तरसने वाला सूर्यकांत आज महंगी गाड़ियों में घूमने लगा था। बड़े से बड़े बंगले में वो रहने लगा था। एक बड़ी सी फैक्ट्री का वो मालिक भी था। अब जो चीज़ उसे पसंद आ जाती वो उसकी हो जाती। बड़ी बड़ी पार्टियों में वो जाता, महंगी से महंगी वो शराब पीता। हालांकि इन पार्टियों में अगर कोई औरत सूर्यकांत के करीब आने की कोशिश करती तो वो औरत कुछ पल बाद उसे मरी हुई मिलती। सूर्यकांत को ये सब बहुत अजीब लगता था। फिर उसे शमशान साधना की वो आखिरी रात याद आती। ये उसकी साधना का 31वां दिन था जब यक्षिणी उसके सामने प्रकट हो गई थी। उसके वहां आने से इतनी रोशनी हो गई कि सूर्यकांत की आंखें चौंधिया गई। हालांकि उसने तभी भी अपनी आंखें नहीं खोली। यक्षिणी ने उससे कहा, सूर्यकांत, मैं आ गई हूँ, अपनी साधना समाप्त करो। सूर्यकांत ने जब अपनी आंखें खोली तो सामने खड़ी उस औरत को वो देखते ही रह गया। इतनी सुंदर औरत ना तो उसने कहीं देखी थी, ना ही किसी से ऐसी औरत के बारे में सुना था। सूर्यकांत, इतना घूरने की देखने की जरूरत नहीं है। अब तो मैं हमेशा तुम्हारे पास ही रहूंगी। तुम्हें मुझे बिना विवाह की अपनी पत्नी की तरह रखना होगा। तुम मुझे हर वो सुख दोगे जो एक पति अपनी पत्नी को देता है।
तुम्हें हर रात मेरे साथ कच्चे मांस का और शराब का सेवन भी करना होगा। बदले में संसार की बहुमूल्य से बहुमूल्य वस्तु मैं तुम्हें दूंगी। और हाँ, आज के बाद किसी और औरत को सपने में भी पास नहीं आने देना, वरना मैं उसे मार दूंगी। सूर्यकांत उस समय इतना खुश था कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यक्षिणी मुझसे कह क्या रही है। वो तो बस उसे घूर रहा था और उसकी हाँ में हाँ मिला रहा था। सूर्यकांत की दुनिया बदल गई थी। यक्षिणी उसके मन मुताबिक चीज़ें उसे दे रही थी। बदले में सूर्यकांत यक्षिणी के साथ हर वो चीज़ करनी होती जो वो चाहती थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान की ये फितरत है कि जब उसके पास जो चीज़ नहीं होती है तो वो उसके लिए परेशान हो जाता है, लेकिन जैसे ही उसके पास वो चीज़ आती है तो वो फिर उसकी वैल्यू कम हो जाती है। सूर्यकांत के पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो अकेला था। वो चाहता था कि वो अपना घर बसाए। अभी तो यक्षिणी के साथ विवाह तो नहीं किया जा सकता था, वो पत्नी की जगह तो नहीं ले सकती थी। 7-8 महीनों से आई ये हंसी भरा जीवन उसे यक्षिणी का साथ बहुत अच्छा लगता था, लेकिन ये चीज़ें भी अब उसे अच्छी नहीं लगती थी। वो बोर हो गया था इन सब चीज़ों से। उसे अचानक नताशा की याद आने लगी। हालांकि बीच में नताशा उससे मिलने आई थी, लेकिन वो उस समय खुद में इतना डूबा हुआ था कि उसने उसे इग्नोर कर दिया। नताशा को लगा कि पैसे आने पर सूर्यकांत बदल चुका है, लेकिन अब नताशा के बिना वो रह नहीं पा रहा था। उसके आगे उसका मुस्कुराता चेहरा घूमने लगा था। नताशा के नरम नरम हाथ जब उसके गालों को सहलाते थे तो वो दुनिया की सारी टेंशन भूल जाता था। उसके साथ चाय की टपरी पर बैठना, बाइक में फुल स्पीड में घूमना, सड़क किनारे खड़े होकर दोनों का गोलगप्पा खाना और सारी दुनिया भूल जाना। उसे पुरानी सारी यादें परेशान करने लगी थी। एक दिन वो तैयार होकर नताशा से मिलने उसके घर जा रहा था। तभी यक्षिणी ने उसका रास्ता रोका और उससे प्यार करने की इच्छा जताई, लेकिन सूर्यकांत का मन यक्षिणी से अब पूरी तरह भर गया था। उसने उसे आगे हाथ जोड़ लिए और कहा, मुझे माफ़ कर दो, अब मुझसे तुम्हारी सेवा नहीं हो पाएगी। मुझे मेरी नॉर्मल लाइफ वापस चाहिए। सूर्यकांत ये भूल गया था कि यक्षिणी उसके वहाँ पर खुद नहीं आई थी, उसने उसे बुलाया था। वो उस किताब पर लिखी वो बात भी भूल गया था कि यक्षिणी को सिद्ध तो किया जा सकता है, लेकिन उसे भगाया नहीं जा सकता। और यक्षिणी के मन को इनकार करना मतलब बर्बादी की शुरुआत। सूर्यकांत घर से निकलने ही वाला था कि उसके मोबाइल की घंटी बजी। किसी ने उसे बताया कि उसकी फैक्ट्री में आग लग गई है, सब कुछ जलकर राख हो गया है। सूर्यकांत भागा भागा अपनी फैक्ट्री की ओर गया, लेकिन वहाँ तो सिर्फ राख बची है। उसे समझ में आ गया कि हो या ना हो, ये सब यक्षिणी को किया इनकार का ही परिणाम है। लेकिन अब उसे उस फैक्ट्री का मोह नहीं था। उसे तो बस नताशा चाहिए थी। वो नताशा के घर पहुंचा। बहुत देर तक उसने उसके घर का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। उसने बहुत देर तक कोशिश की दरवाज़ा खोलने की। अचानक उसकी नज़र दरवाजे पर लटके ताले पर गई। यहाँ तो ताला लगा हुआ है, लगता है नताशा कहीं बाहर घूमने गई है। वो वापस लौटने ही वाला था कि तब दरवाजे का ताला अपने आप खुल गया। वो कमरे के अंदर गया। उसने जैसे ही कमरे के अंदर प्रवेश किया, उसकी चीख निकल गई। उसने देखा कि नताशा पंखे से लटकी हुई है। उसकी आंखें बाहर की ओर आ गई हैं और उसकी गर्दन एक और लड़की हुई है। उसकी जीभ बाहर ही है और उसी कमरे में यक्षिणी नताशा को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूर रही है। सूर्यकांत ने आगे बढ़ने के लिए शॉर्टकट का सहारा लिया, लेकिन अंत में उसके हाथ खाली के खाली रह गए। दोस्तों, तरक्की किसे पसंद नहीं? कौन नहीं चाहता कि दुनिया की सारी सुख सुविधाएं उसके कदमों में हो?
लेकिन उसके लिए सूर्यकांत जैसे शॉर्टकट को आजमाने से पहले इस बात को गांठ बांध लीजिएगा कि इसकी बहुत बड़ी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। आगे की स्टोरी जानने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें एंड शेयर करें इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।